बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत में मुखालिफिन ने एक दूसरे के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हतमी तौर पर यह ऐलान कर चुकी है कि इस्लामाबाद की तरफ 27 फरवरी को जाया जाएगा, मगर एक दिन पहले यानी कि 26 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तबले जंग बजा दिया है कि वो भी निकलेंगे और अपने मुतालिबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कराची की सड़कों पर अगर जमात इस्लामी के साथ हमने देखा कि एक धरने के हवाले से एक मुआहदा तय पा गया, मगर अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कराची की सड़कों पर पड़ाव डाल दिया है, धरना दे दिया है कि मुतालिबात की मंजूरी तक यहीं पर बैठे रहेंगे। कराची की सियासत समेत पूरे पाकिस्तान की सियासत पर भी तफसील से उन सबसे बात करेंगे। मगर मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ साहब ने काबुल का दौरा एक ऐसे वक्त में किया है जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर कशीदगी पाई जा रही है। इस दौरे के अहम मकासद क्या हैं और क्या खास तौर पर कलअदम TTP के हवाले से भी मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। दीगर और भी इशूज हैं जिनके ऊपर बात होगी। हारून साहब, जिस तरह से मैंने बात की मोईद यूसुफ साहब के दौरा काबुल से, इस पर तो मैं बात करूंगी, मगर पाकिस्तान के अंदर एक ही रोज में दहशतगर्दों ने कई हमले किए हैं, तो ये इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि शायद दोबारा से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स एक्टिव हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, बैक वक्त कश्मीर में बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई है। पुलवामा में 4 आदमी शहीद हुए हैं। दूसरी जगह कौन सी है, वहाँ पे एक नौजवान को शहीद किया गया। ओवरऑल पिछले जी बडगाम की बात कर रहे हैं आप? क्या कहा? बडगाम की आप बात कर रहे हैं? बडगाम में जी, एक नौजवान को 2500 आदमियों को शहीद किया गया है। इसमें ज़्यादातर नौजवान हैं। एक तरफ कश्मीर में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक तरफ टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में। पेशावर में वाक़या हुआ, एक पादरी को हमला, 2 पादरियों पे हमला किया गया, एक जहाँ भाग हो गए। अच्छा, वो वाक़या हो चुका है अपना बलूचिस्तान का, जहाँ आर्मी चीफ गए और उन्होंने कहा कि लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और रावलपिंडी में वाक़या हुआ है, एक सिपाही पर हमला हुआ है। तो ये इसमें एक पैटर्न है, यानी ये है कि पाकिस्तान को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। इसी पस मंज़र में मोईद यूसुफ गए हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की है, नायब वज़ीर आज़म से और वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात की है जी। हनफी साहब से भी और मुत्तकी से भी। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें रियासती अदारों का मैसेज भी पहुंचाया है, सूरत हाल उन पर वाज़ेह करने की कोशिश की है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है ये देखते हैं। गुफ्तगू तो अच्छी करते हैं मोईद यूसुफ साहब से, सलीकामंदी से बात करते हैं, लेकिन ये है कि उसमें कई पहलू हैं मामले के। एक तो ये है कि तालिबान का उस तरह से पूरा कंट्रोल नहीं है, इसकी रियायत उन्हें दी जा रही है, उन्हें समझाया भी जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान वाहिद रियासत है जो आपकी मदद कर रही है और आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लगते नहीं हैं, यानी जितना उनका कंट्रोल है उतना भी नहीं कर रहे। ये तो वो कर सकते हैं कि एलानिया मजम्मत करें इसकी और कोशिश शुरू करें और कुछ न कुछ पाकिस्तान को इत्मीनान दिलाएं। और मेरा ये ख्याल है कि फौरी तौर पे अगर वो हुक्म दें तो नीचे से तो कैडर तो एक ही है, इकट्ठे मिलकर वो लड़ते रहे हैं, एक जैसे उनके नज़रियात हैं, तो वो फौरी तौर पे उसकी तामील नहीं होगी। ये एक मुश्किल मरहला है, ज़रा पेचीदा है। वैसे तो पाकिस्तान ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो बड़ी जंग थी वो तो जीत ली है। आपको याद है कि डेरा बुगती में और उसके इर्द गिर्द के अज़ला में भत्ता वसूल किया जाता था, पाकिस्तानी परचम नहीं लहराया जा सकता था। और फिर वो वक्त आया कि हमने खुद आज़ादाना सफ़र किया बग़ैर किसी मुहाफ़िज़ के ज़ियारत तक का कोयटा से, और 14 अगस्त को एक ऐसा जश्न बरपा था कोयटा में कि ट्रैवल करना मुश्किल था। कोई लाहौर में और कराची में और कोयटा में कोई इम्तियाज़ नहीं किया जा सकता था। तो ये सूरत हाल है। इसमें यानी पीछे इसके कौन है? TTP है या BLA है तो इंडिया ही। मैंने कल भी ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि इंडिया है और मगरबी ममालिक की हमदर्दियाँ चूँकि इंडिया के साथ हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका की, इसको उछाला नहीं जाता। अब देखिए ना, पादरियों पे हमला करने का क्या मतलब है? वो तो पुरअमन शहरी हैं, उनका कोई सियासत में से ताल्लुक़ नहीं है, वो कोई फरीक नहीं है कि ये खबर बनेगी मगरबी मीडिया में उजागर होगी। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला तो ज़ाहिर है, वाज़ेह है
कि उनकी यानी कोशिश ये है कि मोरल उनका डाउन किया जाए। मोरल नहीं डाउन हो सकता, पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियाँ बहुत हैं और इसकी भी कार्रवाई होगी। सही। इसी तरह दूसरी जगहों पे भी स्लीपिंग सेक्ट जो आपने कहा एक्टिव हो गए, तो जाहिर है एक्टिव हो गए, मगर किसी के ईमा पर एक्टिव हुए हैं ना, बिला वजह तो नहीं हुए। तो और भी जो कुछ उनके बस में है वो कर रहे हैं। ठीक। देखिए, इस तरह नहीं होगा, ये नरमी से नहीं होगा। बिल्कुल तालिबान की हुकूमत पर यह बात वाज़ेह करनी चाहिए कि जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। एक चीज़ है जो उनके बस में नहीं है, उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। नीचे उसमें ऐसे लोग हैं जिन्हें इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। अफगानिस्तान में मर्सनरी हमेशा मौजूद रहे, पाकिस्तान में भी रहे हैं। ये एनजीओ वाले बहुत सारे मर्सनरी हैं ना, इंटरनेशनल एजेंडे पे ही काम करते हैं ना, अफवाहें फैलाते हैं, आर्मी के खिलाफ कंपेन करते हैं, उन चीज़ों पे भी तनकीद करते हैं जिसमें कुछ चीज़ों में तो इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार हो सकती है, जिसमें वो कसूरवार नहीं है। बदअमनी, बेचैनी हर वक्त फैलाए रखते हैं। और हर कहीं हैं उनके लोग, बिजनेसमैन में हैं, सियासी जमातों में हैं, एनजीओज़ में हैं, इवन मीडिया में हैं। मीडिया वाले बाद औक़ात इतना इंतशार पैदा करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। सही। तो ये बता दिया जाए उन्हें कि ये इसमें नरमी नहीं की जाएगी, यानी बातचीत तो उनसे करें, उनकी मदद भी करें। और ये जो बात लोग हमारे यहाँ करते हैं कि जी उनकी मदद क्यों कर रहे हैं, मदद तो भूखों की कर रहे हैं। वो तो टेररिस्ट नहीं है। जो आदमी सर्दी से ठिठुर रहा है और खाने के लिए रोटी नहीं है, 6 साल का बच्चा है या 70 साल की बुढ़िया है या ख़ानदान का कोई और फर्द है, वो टेररिस्ट है, उसकी मदद तो की जानी चाहिए। वो तो तकाजा है। हिकमत अमली के बहुत से पहलू होते हैं। ये तो खैर वैसे ही फ़र्ज़ है, हमारे मुसलमान भाई हैं, आम लोग तो नहीं है इसमें शामिल, वो तो और लोग हैं इक़्तिदार के भूखे और ट्रिगर हैप्पी और जिनका ब्रेन वाश लोग, जो लोग हैं जिनका ज़हनी गुस्ल हो चुका है और जिनका इलाज ताकत के सिवा कुछ नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मना करते। और आखिरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये करना ही पड़ेगा। आपको सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी, आपको ड्रोन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आप मोहलत दे सकते हैं उन्हें, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। हमेशा नरमी से, मज़ाकरात से मसला हल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। चलिए हारून साहब, आपने जो बात की है, आपको याद होगा जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, उस वक्त भी पाकिस्तान को यह यकीन दहानी कराई गई थी कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क और खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होगी। मगर अब की बार भी मोईद यूसुफ साहब को यही यकीन दहानी कराई गई है कि यकीन कराते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। क्या अब ये यकीन दहानियां कोई मानी रखती हैं, या फिर पाकिस्तान का आप समझते हैं वाहिद हल यही है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स ही होनी चाहिए और दुश्मन का मुकाबला उसी तरह से करना चाहिए जैसे मुनासिब होता है? नहीं, यकीन दहानी की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत होती है अमल की। वो एक हमारे मरहूम महमूद गाजी साहब थे, वो वाइस प्रेसिडेंट रहे इसके इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के। उन्होंने एक दफ़ा ख़त लिखा डॉक्टर हमीदुल्लाह को, फेमस स्कॉलर जिनका बहुत बड़ा मर्तबा है और जिन्होंने बड़ी तहकीक की है बहुत सी चीज़ों पे। हदीस पे उनकी तहकीक ऐसी है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती पिछली कई सदियों में। तो वो एक तन्हा आदमी थे, एक मकान में रहते थे और सारा वक्त इल्मी काम करते। फ़्रांसीसी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जमा भी उन्होंने किया है, बेशुमार किताबें लिखी हैं, बहुत से लोग उनकी वजह से मुसलमान हुए। और वो एक गैर सियासी आदमी थे। वो डॉक्टर महमूद गाजी बताते थे कि जब वो यंग आदमी थे और PhD उन्होंने किया था, तो उन्होंने एक ख़त लिखा उन्हें कि मैं फ़लाँ फ़लाँ मौजू पर तहकीक करना चाहता हूँ। तो उनका जवाब मुझे एक एक लफ्ज़ ज़ुबानी याद है। उन्होंने कहा, मैं इस्तांबुल, ख़त में लिखा, मैं इस्तांबुल के लिए पाबरकाब हूँ, आपका ख़त मुझे भाया नहीं। अहमियत मतन की होती है, उन्वानात की नहीं। सही। अहमियत अमल की होती है, वादों की नहीं होती, दावों की नहीं होती। फिर अफ़गानों का मिजाज ये है कि टालने में अपना सानी नहीं रखते। लेकिन ये है कि बहरहाल आखिर ये कब तक सब्र करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आज सर्जिकल स्ट्राइक करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ड्रोन अमल। उन्हें पूरा मौका दें, उन्हें मुज़ाकरात करें, उन्हें समझाएं इसकी इम्प्लिकेशन उनके लिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकती है। पाकिस्तान में राय अमा उनके खिलाफ होती जाएगी। ठीक। और जो है वो हुकूमत पे दबाव बढ़ेगा और उसके बहुत से सियासी नताइज हो सकते हैं, अंदरून मुल्क भी हो सकते हैं, बैरून मुल्क भी हो सकते हैं। यानी हद ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट है। मौलाना फजलुर रहमान को क्यों थ्रेट है? वो कोयटा के और किसी इलाके के दौरे पे जा रहे हैं जी। और पुलिस ने उन्हें इत्तला दी है कि आपको ख़तरा है आपकी जान को
और हुकूमत ने हिदायत की है कि उनकी जान की हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। क्यों मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ पहले भी हमले हुए उन पर? इसलिए कि वो आइन की हदूद में, आपको उनकी सियासत से कितना इख्तिलाफ हो, वो आइन की हदूद में सियासत करने के कायल हैं। लिहाजा कोई भी ऐसे और भी जमीयत के बाद लोग जो हैं, बाद उलमाए दीन को शहीद किया गया है, तो ये वो लोग हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लड़के होंगे, लड़के, और आपस में लड़ मरेंगे। ये आप देख रहे हैं ना, यानी मौला को जो ख़तरा है वो दाइश से है, ये कहा गया है। सही। तो ये रसूलुल्लाह ने तो इतने साफ अल्फाज में इसकी निशानदेही की थी कि उनमें से एक बाज़ के नाम जो हैं वो या एक का फरमाया या कहा बाज़ का। हदीस का मामला एहतियात करनी चाहिए कि कुन्नियत शहर के नाम पे, वो बगदादी जो था उसकी शहरियत बगदाद शहर के नाम पे थी। शहर के नाम पे कभी कुन्नियत होती ही नहीं अरबों में, ये कभी हुआ ही नहीं है। तो ये होंगे तो आखिरकार तबाही। आपने ये भी फरमाया था कि ये दज्जाल का जब ज़हूर होगा, जो एक तरह से हो ही चुका है, तो 1/3 उनसे लड़ेंगे और ये फासिक होंगे, फासिक, मुजरम, क्रिमिनल्स, कसूरवार, और ये नाकाम होंगे। और 1/3 उनसे मिल जाएंगे। जो मिले हुए हैं वो तो साफ जाहिर ही है, नजर ही आता है जो मिले हुए हैं। ठीक, मतलब आलम अरब में कौन मिला हुआ है और यहाँ कौन मिला हुआ है और दूसरे मुल्कों में कौन मिला हुआ है। और ये जो लोग लड़ रहे हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान की तबाही की बुनियाद रखी, आलम इस्लाम में हर कहीं, यानी इस्लामिक फोबिया जो है वो तो उसके पीछे और अवामल भी हैं, लेकिन ये लोग भी तो उसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही बात। तशद्दुद की तो अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी। 9/11 में जो बेगुनाह लोग मरे उसके जिम्मेदार कौन है? और कहीं भी बेगुनाह शहरियों पर गैर मुतमीना बाज़ारों में, मार्केटों में, मज़ारात पर हमले किए। तो ये कोई इंसान है? इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं जिनकी अक्ल खब्त हो चुकी है, ब्रेन वाश्ड है। ये नहीं अपने हलीफ को, मौलाना फजलुर रहमान को टारगेट कर रहे हैं। भाई वो क्या कहते हैं आपसे? वो ये कहते हैं कि आइन के हुदूद के अंदर रह के काम करें। सही, ठीक है। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की, हारून साहब, बात की है, मगर आपने गुफ्तगू में ये भी बताया जब आपने कश्मीर की बात की कि जो मगरबी मीडिया है या मगरिब है उसकी तमाम हमदर्दियां इस वक्त भारत के साथ हैं। तो ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ये डिमांड क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कश्मीरी हुकूमत कोई तवक्को ना रखे, बल्कि आलमी दुनिया को इस मामले के ऊपर तवज्जो डालनी चाहिए? ये कैसा मजाक है? मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर के हवाले से क्या बातें कर रहे हैं? वो तो किसी से भी कोई तवक्को नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जब 10 बरस रहे उनसे भी कोई तवक्को नहीं थी, और अपोजिशन से भी क्या तवक्को है? कोई सेमिनार किया किसी ने, कोई जुलूस निकाला, कोई जलसा किया, कोई पंफलेट छापा, कोई अपनी तकरीरों में, आज सरगोदा में जलसा था बिलावल साहब को, उन्होंने कोई बात की? नहीं। कोई भी नहीं करता कश्मीर की बात तो ना अपोजिशन। और नवाज शरीफ साहब तो, उनकी साहबजादी तो एक लफ्ज़ मोदी के ख़िलाफ़, उनके मज़ालिम के ख़िलाफ़, जब हमने बहुत शोर मचाया कि उन्हें एहसास नहीं है कश्मीर में कत्ल हो रहे हैं, जब आज़ाद कश्मीर में आपके कंपेन हो रही थी, तो सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज ने इतना कहा कि नहीं हमें इसका एहसास है। किस चीज़ का आपको एहसास है? एहसास तो अमल में ज़ाहिर होता है, गुफ्तगू में नहीं होता। और हमारी हुकूमत ने क्या किया है जी? भाई बैनुल अक़वामी सफारती मुहिम चलानी चाहिए थी भरपूर। इस्टेब्लिशमेंट ने भी क्या किया है? भाई आप बातें करते हैं, करते तो उसके लिए कुछ नहीं, इसमें तो सबका हाल एक ही जैसा है। सही, ठीक है। और मौलाना फजलुर रहमान ने 10 बरस में कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं कुछ किया। पाकिस्तानी कौम बैसियत मजमूई इसके जिम्मेदार है। आप कुछ लोगों को ट्रेंड करते, वो दुनिया में जाते, बेशुमार ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो अपना सरमाया खर्च करने के लिए तैयार हैं। वो लिटरेचर मांग रहे हैं, उन्हें कोई लिटरेचर भेजने वाला नहीं है। उनसे कहें, मैं आपको यकीन से कहता हूँ 200-300 आदमी आ जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। उनकी ट्रेनिंग करें, फिल्में बनाएं, क्लिप्स बनाएं, इदाद शुमार जमा करें, दुनिया भर के अखबारात को मरासिले लिखें, दुनिया में हर कहीं जहाँ कोई मौसर कम्युनिटी है उस तक पहुँचें। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। किसी ने भी क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन है बताइए? नाम याद है आपको? है कौन है कश्मीर कमेटी का चेयरमैन? अफरीदी साहब है। हारून साहब बताइए। अफरीदी साहब है। अफरीदी साहब जो आधी रात को रावलपिंडी के थाने पे जाके छापा मारते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि पुलिस जो है वो सूबाई अपना सूबाई हुकूमत का इख्तियार होता है। जो सर दर्द का इलाज कराने के लिए अपना फ्रांस चले गए और वहाँ उन्होंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
तो कोई उनके पास जवाब नहीं था। नीम खानदा से आदमी है भाई, उनको वो काम दे जो वो कर सकते हैं। इससे संजीदगी जाहिर होती है ना। इमरान खान साहब कहते हैं मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूं, तो सफ़ीर साहब आपने किया क्या है? किसी ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया, मीडिया ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा चलिए, सारी बात, यानी क्या हाल है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि दवाइयाँ नहीं मिल सकी उनको बीमारी में, बूढ़े आदमी को, गीलानी साहब को, अशरफ शहराई साहब को शहीद कर दिया गया। यानी कोरोना है वहाँ पे कश्मीर में, सूरत हाल इतनी ख़राब है, मईशत उनकी तबाह हो गई है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। ये सूरत हाल ये है कि यानी फ़ौजी जहाँ चाहें तामीरात कर सकते हैं, ये ला है, जहाँ ये ऐलान है उनका। अच्छा 370 तो मनसूख हो गई, उसको हिस्सा बना दिया गया कश्मीर का। और गैर मुल्की जो हैं, यानी गैर कश्मीरी जो है वहाँ मुलाजमतें हासिल कर सकते हैं, उन्हें बसाया जा रहा है, उसे टूरिज़म स्पॉट बनाने की कोशिश की जा रही है। अरब मुल्कों को माइल किया जा रहा है कि वहाँ सरमायाकारी करें। दुनिया तो बेइस होती है, दुनिया तो ताकत की ज़ुबान समझती है, दबाव की ज़ुबान समझती है। सही है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। किसी ने भी कुछ नहीं किया, न इल्ज़ाम लगाने वालों ने, न उन्होंने जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सब कसूरवार है। हम सब, मैं भी कसूरवार हूँ, मैंने क्या किया है उसके लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए हारून साहब, अब तो वो कह रहे हैं हम कुछ करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और ये 22 करोड़ आवाम के लिए करने जा रहे हैं। मौलाना साहब ने भी कहा है कि जी हम पहुंच जाएंगे 23 मार्च को। ये 23 मार्च को हतमी तारीख उन्होंने दे दी है। और बिलावल साहब ने भी एक सरगोदा के जलसे में ट्रेलर दिखा दिया, उन्होंने कहा कि 23 मार्च को जब वो पहुंच जाएंगे, और 23 मार्च को जो पहुंच जाएंगे, वो तो इख्तदार की जंग है ना। उसूलों के लिए क्या किया है, आइन की बालादस्ती के लिए क्या किया है, कानून की हुक्मरानी के लिए क्या। टेररिज्म तो उनके दौर में MMA की हुकूमत थी तो फैलता रहा ना, कई बरस उन्हें आज़ादी हासिल रही, टेररिस्टों को जो चाहें करें, उस वक्त इनकी हुकूमत थी। तो बाकी रह गई वो सियासत, वो तो अलग बहस है ना। वो तो मौलाना के सिर्फ मार्च का मसला तो नहीं है। तो बिलावल साहब भी मार्च करेंगे, PTI भी मार्च करेगी, आपको पता ही है क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा चलिए हारून साहब, सियासत की तरफ ही गुफ्तगू ले जाते हैं। इस कराची से मेरा ख्याल है हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ पाक सरजमीन पार्टी के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मेरा ख्याल कराची के हवाले से उनसे बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा कमाल साहब, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, आप प्लीज सवाल कीजिए। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या आपका लायामल है। थैंक यू वेरी मच हारून साहब। आपको, आपके सुनने वाले, देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। हमने बड़ी क्लियर कट ये बात बता दी है कि भाई अब इख्तियारात और वसाइल जो हैं वो वज़ीर आला हाउस से निकाल कर हमें हर हाल में गली कूचों में लेकर आना है। सिंध के कराची से कश्मीर तक हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में लेकर आना है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हर साल तकरीबन 1000 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिल रहे हैं। हर साल 1000 अरब, 200 अरब रुपए ये खुद कमाते हैं। 1200 अरब रुपए का कोई नीचे ट्रिकल डाउन नहीं है। जब इनसे हक मांगो तो कहते हैं वफाक हक नहीं दे रहा, पंजाब तुम्हारा हक खा जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ बुरा करती है। 70 सालों से सिंध का वजीर आला हमारे सिंधी भाई बनते चले आ रहे हैं। 13 सालों से 10,242 अरब रुपए इनको मिले हैं और इन्होंने खर्च कर दिए और सिंध में खाक उड़ रही है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हम वफाक से बाद में निपट लेंगे, पंजाब से बाद में पूछेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से हम बात कर लेंगे बाद में। पहले ये बताइए कि आपको जो 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियारात और वसाइल आपको मिल गए, उस इख्तियारात वसाइल को आपने अपने लोगों को कितना बांटा है, उसका हक कितना दिया है, ये है मेन सवाल। बल्कि जो हक पहले गया हुआ था नीचे, उस हक को भी आपने अपनी अददी अक्सरियत असेंबली में होने की वजह से आपने 2013 में पहले तमाम इख्तियारात वसाइल ले लिए गली कूचों के। अब आपने 2021 में उसका भी बेड़ागर्क कर दिया जो बचा कुचा था। अब जो बात हम आज से 5 साल पहले से कह रहे थे, सिंध की सारी जमातें वो बात कहना शुरू कर दिया उन्होंने मुजाहरे किए। ये बहुत अच्छी बात है। पाक सरजमीन पार्टी ने आज एक इतना बड़ा शो किया कि अब तक कराची में ये वाला शो नहीं हुआ था। तमाम जमातें जिनके भी शोज हुए हैं, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, हमने एक भरपूर शो किया है। और हम वज़ीर आला हाउस जाने के बजाय कि वो हमारी बात सुने, चूंकि उन्होंने हमारी बात सुन ली है, हम यहाँ पर बैठ गए उसी जलसे की जगह पे
धरना देके कि आप हमारी बात माने। जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम अपने घरों को नहीं जाएंगे। हजारों लोग यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने जायज आईनी और कानूनी हक मनवा कर अपने घर जाएंगे। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, माजरत के साथ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने ये कहा कि हमें इदारे नहीं, हमें इख्तियारात चाहिए। ये जो आपने एक स्लोगन अपना बनाया है इस धरने को लेकर, इस एहतजाज को लेकर, आपको लगता है कि जमात इस्लामी ने जो एक एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, आपको लगता है कि उसमें उन्होंने अपने लिए इदारे चूज किए, इख्तियारात चूज नहीं किए, और आप ये बात कर रहे हैं हमें इदारे नहीं, हमें इख्तियारात चाहिए? देखिए, जमात इस्लामी के जो लोग हैं हमारे भाई हैं, और पाकिस्तान में इस तरह की सियासत हुई नहीं जिस तरह का हमने मुजाहरा पेश किया कि मैं जमात इस्लामी के कैंप पे खुद चला गया, मैं जमात इस्लामी के ऑफिस खुद चला गया, मेरी टीम चली गई और हमने जाकर उनको कहा कि अगर आप हमें आवाज देंगे तो हम आपके झंडे के नीचे भी आपका, जबकि हमारी अलग से तहरीक चल रही थी, हमने कहा हम आपके झंडे के नीचे आकर बैठने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि पीएसपी समझती है कि इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत ही फंडामेंटल और एक बहुत अजीम इशू है, और इसके अंदर कोई कॉन्टेमिनेशन, ना इसके अंदर लिसानियत होनी चाहिए, ना इसके अंदर वायलेंस आना चाहिए, और ना इसके अंदर सियासी पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए। और हमने इस बात का बाकायदा अमली मुजाहरा पेश किया। अब जो जमात इस्लामी के की जो एग्रीमेंट का जो बयानिया आया है, आज तक अभी तक मेरे पास मैंने किसी के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा जिस पर एग्रीमेंट हुआ है, कि जिस पे किसी के साइन हुए हुए हों हुकूमती सतह पर या जमात इस्लामी के लोगों की सतह पर। हाँ, 8-10 टिकर जरूर चले हैं और वो व्हाट्सएप पे वो टिकर चल रहे हैं। तो मुझे आज अगर जब आप मुझसे पूछ रही हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि जमात इस्लामी से क्या मुआहदा हुआ है। और आज जब मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, इस वक्त सिंध में वही 2021 का काला कानून नाफिजुल अमल है, क्योंकि जो कानून नाफिजुल अमल हुआ था वो असेंबली के जरिए हुआ था, और उसको असेंबली के जरिए ही अंडू होना है और नए कानून को इम्प्लीमेंट होना है। तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। जहां तक मुआहदे की बात है तो हमें पता ही नहीं है कि मुआहदा क्या हुआ। हमारे भाई है जमात इस्लामी के वाले भाई, लेकिन मैं आपकी सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता, शायद उनके पास वो पेपर हो, लेकिन अभी तक पब्लिकली मुझे नहीं पता, या मैं प्रेस वालों से भी पूछ रहा हूँ, साथियों से भी, उनके पास भी सिर्फ टिकर है, खबर है, जो खबर पढ़ के चलाई गई। उस खबर पे तो ना किसी के दस्तखत है ना किसी को, वो तो खबर है सिर्फ। तो अभी तक मेरे पास या किसी के पास, कराची वालों के पास, सिंध वालों के पास कोई मुआहदे की कॉपी नहीं है कि मैं उसके ऊपर कमेंट कर सकूं। अच्छा, कब तक आपका बैठे रहने का इरादा है यहाँ पे? हारून साहब, हम अपनी आखिरी सांसों तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमारी बात माने, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, हम काम शुरू कर देंगे अपने। हमारी बात नहीं मानेंगे, हम आखिरी सांसों तक, जायज जो बात है हमारी नहीं, मतलब बात माने से क्या मुराद है कि मुसवदा कानून पेश करें असेंबली में? हमने उनको अपना ड्राफ्ट दिया है, अपने पॉइंट्स दिए हैं जो कि जायज हैं। अगर उनको किसी बात पर एतराज है, वो हमें उसका बताएं कि भाई इस वाली बात को हम उसके ऊपर उनको कन्विंस करेंगे, और फिर ये कानून बनना चाहिए जो बाकायदा, ये ऐलान नहीं, ये असेंबली खुलवाएं और असेंबली से ये कानून जो हमारे दरमियान तय हो उसको फिर तय करवाएं, उसको फिर कानून बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। आपसे राब्ता हुआ है किसी का? हुकूमत के किसी आदमी ने राब्ता किया आपसे? आज के 7 दिन पहले हमारे ऑफिस पे, पास पीएसपी के ऑफिस पे पीपल्स पार्टी के वजीर आए थे, वुज़रा आए थे, नाफिद शाह साहब आए थे, उनका डेलीगेशन आया था, और उन्होंने अच्छी गुफ्तगू की थी, हमारे बहुत सारे मौक़िफ़ की तायीद की थी, और उसके बाद वो हमसे उन्होंने मुसवदा मांगा था। हमने अपनी टीम मज़ाकराती बना दी है, वो मुसवदा हमने उनको दे दिया है, और हमने उनको कहा कि सारी बातें जायज़ हैं। हमारी टीम से जो है उसके बाद उन्होंने राब्ता भी किया, लेकिन आज डेफिनेटली जो है वो अभी आज हमारी कोई बात नहीं हुई। आज दिन में हमारी बात, हमारे लोगों की उनसे बात हुई थी, और अभी रिसेंट ये हमारे धरने के बाद हमारी उनसे अभी कोई बात नहीं हुई है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ बैठे, हमने बहुत बड़ा जेस्चर दिया है कि हम इतना बड़ा मजमा लेकर हम सीएम हाउस नहीं गए, हमने डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पर पीएसएल भी हो रहा है, हमने
रेड जोन को डिस्टर्ब नहीं किया हमने, सीएम हाउस के दरवाजे बिल्कुल, यानी कि धरना भी है, एहतजाज आप लोगों का जारी रहेगा, मगर आपने ये अनाउंस किया हुआ है कि एहतजाज पुरअमन रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और इसके साथ साथ पीटीआई क्या सोच रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी से कुछ देर पहले जिस तरह से हारून साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब से हमारी बात हो रही थी, ये बड़ी तशवीश की बात है कि मुतालबा एक है तमाम जमातों का, मगर ना मुस्तफ़ा कमाल साहब को जमात इस्लामी के एग्रीमेंट के हवाले से पता है, जमात इस्लामी के एग्रीमेंट के हवाले से चीज़ें बस सामने आ रही हैं और उनका मुतालबा बिल्कुल सही है कि कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया अभी तक। नहीं, वो अपना ऐलान किया नासिर शाह साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पे। अब डॉक्यूमेंट पे वो कहते हैं साइन भी हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट उन्हें दूसरों को दिखाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, मीडिया को जारी करना चाहिए। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, जमात इस्लामी ने इसमें पहल की है, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, अब ये मैदान में आए हैं और इनके आने से दबाव और बढ़ेगा। और बिल्कुल मुझे इसका यकीन है, उधर से पीटीआई ने कहा है कि हम मार्च करेंगे जी, वो 27 करेंगे, ये 26 को करेंगे जनवरी को, तो दबाव बढ़ता चला जाएगा। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, कोई चारा ही नहीं है, ये मुतालबा ऐसा है जिसका पर सबका इत्तफाक राय है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है एक दूसरे पे तंज करने का और एक दूसरे से गिले शिकवे का और तहफ़्फ़ुज़ात का, वो तो हमारी सियासी पार्टियों का चलन है। इस पर तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए थी, जमात इस्लामी, पीटीआई, चाहे अलग अलग जो करते हैं, मगर एक दूसरे को एतमाद में तो लेते। और मुस्तफ़ा कमाल साहब तो गए भी और लोग भी कुछ गए वहाँ पे, लेकिन ये है कि ये एक तरह से इलेक्शन की तैयारी भी है, हर कोई अपने वो करने की कोशिश कर रहा है। ये इन्होंने तो कोई ख़ास तनकीद नहीं की, MQM ने तो कहा, बड़ा बाजारी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मामू बना दिया, कोई शरीफाना लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, एक करखंदारी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं आप, शायद आपके अंदर इतने बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, मिडिल क्लास की पार्टी है, कोई तो ज़ुबान ही शरीफाना इस्तेमाल करना सीख लें। जमात इस्लामी का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, और अब ये इन्होंने शुरू किया है, ये MQM तो कसूरवार है सारे मामले में। MQM ने तो हमेशा मफाहमत की, इससे पहले जो बल्दियाती कवानीन में तब्दीलियाँ की तो MQM ने कभी उस पर एहतजाज नहीं किया जब एक आवाज़ पे शहर बंद हो जाता था। सबसे अजीब बात हलीम आदिल शेख साहब ने की है, मैं तो हक्का बक्का ही रह गया कि ये साजिश कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, जमात इस्लामी और पीटीआई पीपल्स पार्टी मिलकर क्या साजिश कर रहे हैं जी, क्या बचगाना बात है। ओ भाई, उन्होंने एक स्ट्रगल की है, वो नामुकम्मल है, अधूरी है, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ख्याल में नामुकम्मल है, अधूरी है, नतीजा खेज नहीं होगी। तो भाई साजिश कहाँ से इसमें आ गई? उन्होंने यही कहा ना कि बल्दियाती अदारों को इख्तियारात दें, बल्दियाती अदारा उनके पास तो नहीं है, तो वो अपने लिए तो इख्तियारात नहीं मांग रहे। और साजिश पीटीआई के खिलाफ क्या साजिश है? पीटीआई के खिलाफ तो साजिश करने के लिए किसी को ज़रूरत ही नहीं है, अपने खिलाफ साजिश करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं, हर वक्त सर पटबल करते हैं, जूतियों में दाल बढ़ती है। ये कोई तरीका नहीं है, बहरहाल नहीं कर सकते से बैकआउट नहीं कर सकते। अब उन्होंने जलसा किया है अपना, इस लिहाज से तो अच्छा है, बिलावल साहब ने सरगोदा में जलसा किया कि इससे उनका वफाकी जमात का कैरेक्टर डेवलप होगा। वो कुछ हासिल करते हैं या नहीं करते ये तो बाद की बात है, लेकिन पीटीआई मार्च करेगी तो उनकी अखलाकी पोजीशन कमज़ोर होगी वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए। आपका अपना हाल तो ये है कि आप अपने बल्दियाती अदारों के इख्तियारात नहीं देते, बाकी सूबे तैयार हैं, आप तैयार नहीं हैं। तो ये है खबर की बात, ये है, यानी खबर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरी, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। मेरा अंदाज़ा ये है कि सिचुएशन जितनी ख़राब होती चली जा रही है, अदम इस्तेहकाम है, 25-30 बिलियन डॉलर का, बालों के ख्याल में 32 बिलियन डॉलर का होगा खसारा। कहीं से कोई बड़ी मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, न चीन से ना अपना अमेरिका से तो आप ऐसे ही ताल्लुकात ख़राब हैं, और चीन इतनी बड़ी रकम देने के कोई ना उनकी रवायत है, ना इस मूड में वो नज़र आता है। इमरान खान के दौरे के बाद बात चीज़ें वाज़ेह होंगी, लेकिन अगर यही सूरत हाल रहती है, टेररिज्म भी रहता है, जगह जगह जलसे जुलूस भी होते रहते हैं, बदअमनी रहती है, अदम इस्तेहकाम रहता है, तो मेरा ये ख्याल है कि एमरजेंसी नाफिज हो सकती है, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो सकते हैं, मीडिया की आज़ादी महदूद हो सकती है, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लग सकती है, गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। फिर इसका नतीजा ख़राब होगा। सियासी जमातों को अभी से होश के नाक़ल लेने चाहिए, अपनी आज़ादी भी नहीं ख़तरे में डालनी चाहिए। एहतजाज करें,
जमहूरी तरीके से करें। जैसे देखे बड़ी मुस्तफा कमाल साहब ने अच्छी बात की कि हम वज़ीर आला हाउस जा सकते थे, रेड जोन जा सकते थे, हम वहाँ नहीं गए। हम पुरअमन जद्दोजहद करना चाहते हैं। जमात इस्लामी ने भी पुरअमन जद्दोजहद की और MQM की भी। हम तो नहीं कह सकते कि कौन कसूरवार है। वो गए वज़ीर आला हाउस की तरफ, एक जो है नौजवान एक साहब शहीद हो गए, बड़ी अलमनाक बात है। कोई जमहूरी जद्दोजहद शाइस्तगी भी हो सकती है। मैंने कई दफ़ा आपको मिसाल दिया, उन्होंने जनरल उमैरी जैसे आदमी को सूडानियों ने निकाल दिया था, 3 दिन घरों से बाहर नहीं निकले थे। कराची के लोग डट जाएं और लगता है कि डट जाएंगे, तो पीपल्स पार्टी को सरेंडर तो इसमें करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है उनके से। ठीक है, चलिए हारून साहब, ये तो कराची की बात हो गई। कुछ विफाक के, एक आखिरी सवाल विफाक के हवाले से भी कर लेते हैं। 23 मार्च की जो तारीख है लॉन्ग मार्च के हवाले से कि इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा, इसके क्या नताइज बरामद होंगे? क्योंकि विफाकी हुकूमत पे ऑलरेडी प्रेशर है, इसके बाद तो मजीद प्रेशर बढ़ जाएगा। नताइज क्या होंगे? ओ नहीं, कोई नहीं। मैं इस आपने बारहा ये सवाल मुझसे किया, बारह कोई नहीं प्रेशर बढ़ता। और प्रेशर बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर इमरजेंसी लग जाएगी। मुझे अंदेशा है इसका। अच्छा, ठीक है, चलिए अब कश्मीर के हवाले से भी हारून साहब कुछ बात कर लेते हैं। कश्मीर के हवाले से आपने प्रोग्राम के आगाज़ पर जिस तरह था कि हलाकतें हुई हैं, 4 नौजवानों को अलग शहीद किया गया है, बडगाम में देखिए ना, उनको लाए ना अपना इरशाद महमूद साहब हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इस वक्त स्काइप पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हारून साहब, आप सवाल कीजिए। मैं एक बात उनसे अर्ज करता हूँ और उसके पस मंज़र में उनसे ये पूछता हूँ, क्या देखिए बडगाम वहाँ वो हुआ नागालैंड में दिसंबर में, आपको इल्म में होगा इरशाद साहब कि 13 शहरियों को शहीद कर दिया गया। उस पर इंक्वायरी हुई और वो रिपोर्ट छप गई अब, और उसमें कहा गया वो बेगुनाह थे। कश्मीर में इस कदर खून बहता है, इस कदर यानी लोग कत्ल होते हैं और इसमें कोई तहकीकात नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान कोई एहतजाज नहीं करता, या कश्मीर में स्ट्रगल सही रुख पे नहीं जा रही, या आलमी ज़मीर सोया पड़ा। खैर हमेशा ही सोया रहता है। इस पे ज़रा रोशनी डालें। देखिए, कश्मीर में जो हुकूमत है उसको, या वहाँ की जो फोर्सेस हैं उनको एक इम्प्यूनिटी हासिल है। वो ऐसे कवानीन हैं, उन्हें हम काले कवानीन कहते हैं। उन कवानीन के तहत जो भी वो कत्ल गैरत गरी करते हैं, लोगों को घरों से उठाते हैं, 2-2 साल जेल में डाल देते हैं, उनसे पूछने वाला, उनके खिलाफ इंक्वायरी करने वाला कोई भी नहीं है। तो आज तक ये ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स कहती हैं कि कोई 1-2 केसेस भी ऐसे नहीं मिलते जिनमें इस तरह की इंक्वायरी के बाद किसी को सख्त सज़ा मिली हो, या उसके खिलाफ उसका कोर्ट मार्शल हुआ हो, या उसको जिस तरह से आपने वहाँ की बात की नागालैंड की, इस तरह के वाक़यात बहुत कश्मीर में कम होते हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है कश्मीर में एक अभी की जो मोदी की जो गवर्नमेंट है, ये अभी जसवंत सिंह ने कहा, मैंने ये इंक्वायरी कम होती है, आप ये कह रहे हैं ना, या वाकयात ही नहीं होते। वो भी तो उसे दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। वहाँ की पुलिस को, वहाँ की फोर्सेस को इम्प्यूनिटी हासिल है, यानी उनके खिलाफ कोई कानून उनको अदालत में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उनको एक हालत जंग में करार दिया गया कि वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको बहुत सारे कवानीन हैं, जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, टाडा है, पोटा है, इस तरह के बहुत सारे कवानीन हैं जो उनको जो है ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इस तरह की इंक्वायरियों से बचा देते हैं। तो दूसरी बात ये मैं कहना चाहता था कि अभी यशवंत सिन्हा ने थोड़े दिन पहले, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने तो इस पे काफी शोर शराबा, जारी रखिए जी, काफ़ी शोर शराबा किया। थोड़े दिन पहले यशवंत सिन्हा का मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी के एक बहुत सीनियर एहलकार ने, जो हुकूमत का हिस्सा है, बताया है कि हमारा जो बीजेपी का जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेशन। हम कश्मीरियों से कोई बात नहीं करेंगे, हम तशद्दुद के ज़रिए और जुल्म के ज़रिए उनकी कमर तोड़ेंगे ताकि वो जो है उनका DNA चेंज हो सके। इससे पहले जो है इंडिया के एक आर्मी चीफ थे बिपिन रावत, जो एक हादसे में हलाक हो गए, वो कहते थे कि जी मैं तशद्दुद के ज़रिए कश्मीरियों का DNA चेंज कर दूँगा। तो इंडिया की जो अभी की जो पॉलिसी है, ख़ासतौर पे बीजेपी की जो पॉलिसी है, वो सारी की सारी टार्चर पे, तशद्दुद पे, लोगों को ह्यूमिलेट करने पे और उनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत ना करने पे, उनकी एंगेजमेंट भी नहीं। इस वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ भी उनकी कोई एंगेजमेंट नहीं है, कश्मीर में इवन मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के साथ भी कोई एंगेजमेंट। तो एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उस एजेंडे पे बड़ा तेज़ी के साथ गामज़न है, और उसका अल्टीमेट उनका गोल ये है कि उन्होंने कश्मीर में जो है एक हिंदू चीफ मिनिस्टर लाना है, वह आबादी का तनासब बिगाड़ना है, और मुसलमानों की एक कल्चरल और सोशल और मजहबी जो शनाख्त है उसको बदलना है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। फिर बात इस पे होती रहेगी आपसे। सो मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी हारून साहब।
अच्छा देखिए, गुजारे ये है कि डीएनए कभी नहीं बदलता। डीएनए एक ऐसी चीज़ है जो कभी तब्दील होता ही नहीं, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और कश्मीर में तहरीक उस जगह पे पहुंच चुकी है कि अल्टीमेटली उसका नुकसान इंडिया को ही होगा। वो मुसल्ह जद्दोजहद की शक्ल इख्तियार कर सकती है, वो कोई और सूरत इख्तियार कर सकती है। तो खैर इस पर बात होती रहेगी बाद में। ये एक आमकाना पॉलिसी है जिसके नतीजे में इंडिया में ही शिकस्त रेख्त होगी। एक और बात भी है, वो ब्रेक से वापस आके इलेक्शन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपको पता है ना, जिसकी आबादी तकरीबन पाकिस्तान के बराबर है। ये कश्मीर पे ही मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब में, गवा में, मणिपुर में, तो उत्तराखंड में। तो जब ये पंजाब के सिवा बाकी जगहों पे मोदी बीजेपी की हुकूमत है, जब ये मरला आता है तो वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचा देते हैं, अपना तकलीफ पहुंचाते हैं, ज़ियत देते हैं, कत्ल गारत करते हैं ताकि हिंदू वोटों को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ भी अभी चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी हालत इस वक्त क्या है वो आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करने जा रहे हैं। हारून साहब, क्या इस बात में कोई सदाकत मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल की बरामदात है वो हर गुजरते महीने के साथ पहले से कम होती चली जा रही हैं? नहीं, अभी कम होना शुरू हुई, हर गुजरते कोई बहुत पुराना किस्सा नहीं है, बढ़ रही थी। कोरोना में जो बांग्लादेश ने और इंडिया ने खौफजदा होकर लॉकडाउन किया, बहुत यानी पैनिक कर गए, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के ऑर्डर बढ़ गए। पिछले साल हमारी बरामदात थी $25 बिलियन, उसमें से $16 बिलियन यानी तकरीबन दो तिहाई से ज़रा से कम, आप कह सकते 62-63% वो टेक्सटाइल की थी, $16 बिलियन। अब नवंबर में थी ये $1 अरब 90 करोड़ और दिसंबर में होगी $1 करोड़ 65 करोड़। तो ये गिर रही है। उसकी वजह बिल्कुल सादा है, गैस नहीं है। गैस उनको मिल रही थी, हमा वक्त मिल रही थी, ज़ाहिर है उसी पे सारे ने सारा बरामदात के सारे टेक्सटाइल पे है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब रात को 12 बजे से 6 बजे तक ये कौन सा वक्त है? ये ठीक है कि घरेलू सार्फिन को देना चाहते हैं, वरना ये अवामी बेचैनी पैदा होती है, लेकिन इंडस्ट्री लाइफ लाइन है। नेपोलियन ने कहा था फौज पेट के बल रेंगती है, पेट के बल आगे बढ़ती है। पेट भरा हुआ नहीं होगा तो आप मुल्क का दिफा तक नहीं कर सकते, बाकी तो चीज़ें छोड़ दे। बाकी माशी तरक्की का जो अमल है, महंगाई और बेरोज़गारी, उसे क्या आप कम करेंगे? अच्छा, फैसलाबाद में सिचुएशन कदरे बेहतर है, तो कराची के साथ ये इम्तियाज़ क्यों है? कराची में 52% है एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का कुल, फैसलाबाद उसके बाद आता है। अब वो ये गैस की फराहमी में मसला है। और देखिए सूरत हाल ये हो चुकी है, हमने टेक्सटाइल को इसने डिस्करेज किया है। पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत डिस्करेज किया गया, नून लीग के दौर में भी डिस्करेज किया गया। इतना अब आके उसकी तरक्की शुरू हुई थी, मशीनरी आ रही है। सही। तो अगर ये सूरत हाल जारी रहेगी, देखिए ये बड़ी मुश्किल से कोई मार्केट जो है इंटरनेशनल मार्केट में तवज्जो होती है। लोकल ख़रीदार भी वैसे ऐसे ही होता है, फिर वो छोड़ जाता है तो आसानी से वापस नहीं आता। इसलिए इस पर तवज्जो देनी चाहिए और कोई ना कोई इस मसले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। ठीक है, लेकिन हमाद अज़हर साहब से आपको याद होगा अरुण साहब, पहले भी इस देखिए बांग्लादेश में, जी जारी रखिए। गुजारिश ये है कि बांग्लादेश में कपास का एक पौधा नहीं उगता, और उनकी हमसे ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि हुकूमत की पॉलिसियाँ ऐसी हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनकी मदद की जाती है। टेक्सटाइल के लिए तो अलग मिनिस्टर होने चाहिए मेरे ख्याल में, और अलग बॉडी होनी चाहिए, और हमा वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए। वो बिजनेसमैन रोते थे इसहाक डार से कि मुलाकात का वक्त ही इनायत नहीं फरमाते। तो अब भी वही सूरत हाल है। अगर तो ये बड़ी अफसोसनाक है। हमारे वज़ीर ख़जाना तो पिछले दिनों खैर बीमार थे, वो बड़ी सूझबूझ के आदमी हैं और उनसे तवक्को है कि वो कुछ करेंगे। बांग्लादेश का टारगेट 2 बरस बाद का $80 बिलियन का है टेक्सटाइल का। मैंने देखा है मिडल ईस्ट में लोगों को बांग्लादेश के का लिबास पहने हुए, वो एक्सपोर्ट पर तवज्जो दे रहे हैं। तो आपको भी कोई फ़िक्र होनी चाहिए इसकी।
ठीक है, लेकिन हारून साहब एक आखिरी सवाल इस पर ही कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये टेक्सटाइल को लेकर सूरत हाल है तो दुनिया के कई ममालिक के सफ़ीर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, क्या इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ेगा, टेक्सटाइल के ऑर्डर्स रोक दिए जाएंगे कि यहाँ पर सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है? नहीं, वो तो नहीं रोकेंगे, वो तो सफ़ीरों का इसमें क्या किरदार है, इसमें तो मार्केट फैसला करती है ना। यानी अगर आप बर वक्त आर्डर देखिए, जब आप गैस 6 घंटे के लिए मिलेगी, वो भी रात को 12 बजे से 6 बजे तक, तो कैपेसिटी नहीं होती ज़्यादा काम करने की। काम करने की बेहतरीन कैपेसिटी आदमी की होती है अर्ली मॉर्निंग से लेके दोपहर तक, अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होती है। तो वो अगर आप उस वक्त करेंगे, लेट नाइट गैस देंगे, तो उसका नतीजा ज़ाहिर है। तो देखिए, एप्टमा के लोग ये कहते हैं, आल पाकिस्तान टेक्सटाइल जो वो उनकी एसोसिएशन है, वो ये कहते हैं कि हमारा पोटेंशियल है 50 से 60 बिलियन डॉलर का। तो उनके साथ बात करें, उन्हें मुतमईन करें। कोई वैसे तो ये सर्दी की शिद्दत कम होगी तो उम्मीद है ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऑर्डर ही डिलीवर ना हो सके, आपके हाथ से निकल गया, इसका तो बड़ा पोटेंशियल है। क्या चीनी कपड़े नहीं पहनते, जापानी नहीं पहनते, अफ्रीका के लोग नहीं पहनते? सूडान में मैंने देखा है लोग, मैं गया था बहुत अरसा पहले, तो लोग कह रहे थे कि भाई हम तो उसके ख्वाहिशमंद हैं, मगर यहाँ आपका कोई आदमी आता ही नहीं है। बेशक बहुत छोटी मार्केट है अफ्रीका निस्बतन, लेकिन ये है कि भाई उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। मैंने आपको बताया, मैं 1995 में जब पहली दफ़ा सऊदी अरब गया उम्रा करने के लिए, तो मैंने देखा कि 5-7% मसनूआत थी चीनी। और जब मैं आखिरी दफ़ा गया, गालबन 2009 में मैं गया आखिरी दफ़ा, तो मैंने देखा कोई 70-80% चीनी मसनूआत थी। जाए नमाज भी उनके, टोपियाँ भी उनकी, तस्बीहात भी उनकी, घड़ियाँ भी उनकी। तो भाई आप जद्दोजहद इसके लिए करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे ही इसमें हम मार्केटिंग में हम वैसे ही कमज़ोर हैं, और ऊपर से इस तरह का दबाव आ जाएगा तो सूरत हाल ख़राब होगी। ठीक है, लेकिन फौरन नोटिस लेना चाहिए वज़ीर ख़जाना को, और इसके अहल भी हैं, उनसे बैठे बात करें, देखें जो हल निकल सकता हो, जितनी बेहतरी हो सकती है वो तो करें ना। ठीक है, लेकिन हारून साहब, ये तो एक तो गैस के हवाले से एक बहरान का सामना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, मगर पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल को लेकर पैदावारी लागत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सूती धागे के हवाले से कहा गया है कि जिसकी बरामद पर पाबंदी लगाई जाए फौरी तौर पर। ये भी दूसरा डिलेमा तो ये है। नहीं, देखिए वो तो बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए कि जिस चीज़ में भी अफसरशाही इन्वॉल्व होगी वो मसाइल ही पैदा करेगी ना। आपकी तो गिरफ्त है नहीं, हुकूमत की तो कोई रिट है नहीं। पहली बात तो यही है कि कपास की पैदावार इतनी कैसे गिर गई। यानी ये तो होता है कि इजाफा ना हो, को हालात ख़राब हो, और इतने अरसे से गिरी हुई है, अब खुदा करके कुछ बेहतरी आई है, आप उसका बीज जो है बेहतर मुहैया करें। आपके अदारे क्या कर रहे हैं? कपास कैसे इंपोर्ट का होने लगी पाकिस्तान में? बिल्कुल, कपास ज़राअत के ऊपर पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। ज़राअत जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी पाकिस्तान ज़राअत के हवाले से बड़ा जाना कफील था, मगर अनफॉर्चुनेटली मौजूदा पॉलिसियों ने इसको बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।